सभी बंधुओं को नमस्कार। सन 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के पश्चात 5 वर्ष सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर काम किया। लोगों को उनका हर काम खटकता ही दिखाई देता। पहले दिन से ही विरोध करने वालों ने हर योजना का विरोध किया। उन्होंने पहले नोटबंदी का विरोध किया। नोटबंदी में परेशानी हुई, किसको ज़्यादा परेशानी हुई? नोट बदल दिए गए, पुराने नोट सारे के सारे वापस आ गए, नए नोट लोगों को मिल गए। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आज किसी से पूछें कि नोटबंदी के कारण आपका कितना नुकसान हुआ, तो मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई कहे कि हम लुट गए। जो लुट गए वही विरोध कर रहे हैं। जीएसटी भी व्यवसायियों के ऊपर निश्चित रूप से इसका एक प्रभाव पड़ा। उनको सारा सेटअप करना पड़ा, नए प्रकार के टैक्सेस के अनुसार अपने को तैयार करना पड़ा। लेकिन कोई भी सरकार जब आएगी तो जनता की भलाई के लिए कुछ ना तो कुछ नया करेगी। कुछ लोग कहते हैं चिदम्बरम की लाई हुई योजना थी। चिदम्बरम की लाई हुई योजना थी तो फिर विरोध क्यों? लेकिन नहीं, विरोध करना है। ये भी कहना है कि कांग्रेस की योजना थी, ये भी कहना है सपा की योजना थी। ये पुल तो सपाई के समय पास हो गया था, लेकिन जब बनेगा, कोई निर्माण होगा तो भी विरोध करना है। उसी समय 370 धारा एक झटके से हटा दिया गया। विरोध करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी विचारों वाले, जिनको हम मैकाले पुत्र कह सकते हैं और जिनको इस देश से कोई मतलब नहीं है, ऐसे मार्क्स पुत्र जिनकी निष्ठा ही विदेश में है, वो सब बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ बंधे नहीं थे, संगठन के रूप में एक साथ खड़े नहीं थे। इसी का परिणाम हुआ कि इसका विरोध नहीं हो पाया। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, सरकार ने इसको संसद से कानून के रूप में पास करा दिया, इसका विरोध नहीं हो पाया। लोगों ने सोचा मोदी एक एक करके तो अपने वोट बैंक को मजबूत करते जा रहे हैं और साथ में देश में एक सही दिशा में परिवर्तन भी करते जा रहे हैं। इनका हर हालत में विरोध करते हुए मोदी को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है और इसलिए सबको एक साथ आने की आवश्यकता है। इसलिए सब लोगों ने मजबूती के साथ संगठन बनाना चालू किया। शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ था, किसके बारे में था? CAA, कॉमन अमेंडमेंट बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके लिए था। लेकिन वहाँ पर नारे कौन कौन से लगते थे और उन्होंने ये कहा भी। 370 धारा समाप्त हो गई, हम चुप रहे। ट्रिपल तलाक पर कानून बन गया, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम NRC का विरोध करेंगे, NPR का विरोध करेंगे, CAA का विरोध करेंगे। लेकिन स्पष्ट है उनकी बातों से कि वो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी बौखलाए हुए थे और इसके साथ में वो 370 धारा हटाए जाने के भी खिलाफ थे। हिंदुस्तान में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो देश को मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहता, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। इस देश का विभाजन करने में कांग्रेस के जिस नेतृत्व वर्ग का उस समय वर्चस्व था, उसकी भी एक इच्छा देश विभाजन की जुड़ गई थी। जब देश विभाजित हुआ तो पुर्तगाल को भारत में नहीं मिलाया गया, सिक्किम को भी भारत में नहीं मिलाया गया था, क्योंकि इनके साथ भी कांग्रेस के नेतृत्व के दोस्ताना संबंध थे और अपने दोस्तों को वो भारत राष्ट्र में, भारत राज्य में मिलाने के बजाय उनका स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। तो बहुत बड़ी संख्या में पहले भी राजनीति में काम करने वाले लोग ऐसे थे, इस देश को मजबूत होते नहीं देखना चाहते थे। जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन से यही कहा था
कि तुम अंग्रेजों ने हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया है, आप मुसलमानों को ही दे करके जाएंगे, बिना मुसलमानों को ये हिंदुस्तान की बागडोर दिए कैसे जा सकते हैं आप। लेकिन उस समय देश आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्रभक्तों की लड़ाई देश की आज़ादी के लिए चल रही थी, और इसलिए संपूर्ण देश को जिन्ना के हवाले करना असंभव था। तो उन्होंने, जिन्ना ने कहा हमको थोड़ा सा ही स्थान दे दीजिए, और जिन्ना के कहने पर देश के 24% पॉपुलेशन के लिए 30% ज़मीन दे करके देश का विभाजन हुआ। वो कहते थे कि हमको थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए, हम बाद में गजवाए हिंद बना लेंगे। ये वही सारी शक्तियां हैं। एक नई योजना गवर्नमेंट की आई है, अग्निपथ। सोचने की बात, इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध करने की क्या आवश्यकता पड़ी? 17.5 साल की उम्र में बालक 12वीं पास नहीं करता, ग्रेजुएशन होते होते उसकी 21-22 साल की उम्र हो रही है। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी तुरंत नहीं मिलती। हमने तो देखा है कि इंटर के बाद पश्चात या ग्रेजुएशन के पश्चात लोग प्रोफेशनल डिग्री की तैयारी करने के लिए गांव देहातों से अपनी ज़मीन बेच कर आते हैं। 3-3, 4-4 वर्ष शहरों की कठिन जिंदगी व्यतीत करके लाखों रुपए खर्च करने के बाद बेचारे वापस चले जाते हैं। सभी लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे बिना खेती और मकान बेचे अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें। ऐसे युवा वर्ग को सेना के द्वारा ट्रेनिंग दी जाए। कोई सेना छोटी मोटी ट्रेनिंग देगी? विभिन्न प्रकार के कोर्सों को करने के लिए 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की फीस जमा करनी पड़ती है। शहरों में जाना पड़ता है। ट्रेनिंग देने वाले कितनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, ये भगवान भरोसे ही है। लेकिन सेना पर तो विश्वास करिए। सेना अगर ट्रेनिंग दे रही है तो कुछ अच्छी ही ट्रेनिंग दे रही होगी, कुछ व्यक्तित्व की, कुछ चरित्र की, कुछ बोलने की, कुछ कंप्यूटर की, कुछ स्किल, सभी का डेवलपमेंट करेगी। सेना के ऊपर जो विश्वास नहीं करता है वो कितना नीच व्यक्ति होगा, ये आप सोच सकते हैं। जब सेना ने ऐसे लोगों को शिक्षित करने का, स्किलफुल बनाने का जब बीड़ा उठाया है, तो अच्छे हिंदुस्तानी होने के नाते आपका आंख बंद करके विश्वास करने का दायित्व नहीं बनता है। 21 साल की उम्र तक आप कौन से चांद और सितारे तोड़ के ले आते हैं? आजकल की सबसे कॉमन अगर नौकरी देखी जाए प्राइमरी टीचर की, तो उसके लिए भी बीएड या बीटीसी करना पड़ता है। इसके पश्चात सीटेट, टीईटी करने के पश्चात जब नौकरी निकलती है तो उसमें अप्लाई करते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। कितनी उम्र हो जाती है? बहुत सा युवा ऐसा है जो घर में रहना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, घर की खेती संभालना चाहता है, क्योंकि उसको अपने माता पिता से प्यार है, भाई बहनों से प्यार है। वो घर की रीढ़ बन करके रहना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं। ऐसे ऊर्जावान, प्रतिभावान गांव में रह करके अपना आगे का जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ये योजना कितनी अच्छी है कि 4 वर्षों के बाद वो लौट आएंगे, उनके पास में हाथ में 11 लाख रुपए होगा, और अपने भविष्य के लिए, और अच्छी नौकरी के लिए, और अच्छे व्यवसाय के लिए उनके पास पूरे अवसर होंगे। ये सोचने की बात है। इस देश का मीडिया किसको आज परोस रहा है? कौन सबसे ज़्यादा बिक रहा है? ओवैसी जैसा आदमी सबसे ज़्यादा बिक रहा है। विचार करने की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या ओवैसी ऐसे व्यक्ति को सर्वाधिक कवरेज मिलना चाहिए? मोदी के लिए तो हम कहते हैं कि वो 50 लाख का सूट पहनते हैं, विदेशों में मौज करने जाते हैं। मोदी अपनी इंटरनेशनल छवि बना रहे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया में किसका कवरेज होता है, इसको देख करके आपकी आंखें नहीं खुलती।
राम जन्मभूमि के लिए 30 साल तक हिंदुस्तान के हिंदू इंतजार कर सकते हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग स्वतः प्रकट होता है, इसके बाद उसको बेशर्मी से फव्वारा बताने वाले लोग। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान में नहीं लिया और स्वयं सुनवाई करके बहुत ही शीघ्रता के साथ निर्णय करने का विचार नहीं किया। कहा इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाइए। बदमाशों के, भू माफियाओं के, गुंडों के मकान जमीन दोज हो रहे हैं तो बुलडोजर पर, सरकार की एक्टिविटी पर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के सरकार के ढंग पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत निर्णय ले लेती है। तब वहां जुडिशरी नहीं दिखाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं दिखाई देती, हाई कोर्ट नहीं दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार जो है बुलडोजर पर नियंत्रण रखे। जब इस प्रकार के उग्रवादी, आतंकवादी, भूमाफियाओं को खुलेआम छूट मिलेगी, वो तो न्यायालय को भी प्रभावित कर लेते हैं, जजों को खरीद लेते हैं, बड़ी संख्या में वकीलों को खड़ा कर लेते हैं। इसीलिए भारतवर्ष में निर्णय तक पहुंचने वाले मुकदमाओं की संख्या 15%, 10% भी नहीं होती। बिकाऊ माल है यहां सब। ऐसी परिस्थिति में आगजनी, लूटपाट, कत्लेआम से बचाव करने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बुलडोजर का सहारा लिया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट उनके पीठ पीछे खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सभी जज खराब नहीं हैं। कुछ ऐसे जज हैं जो विशेष लोगों की बात मानते हैं, विशेष लोगों की बात सुन करके तुरंत बैठ करके सुनवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर उनको सनातनी हिंदू समाज के हित की बात अगर कोई दिखती है तो उसको लिंगर ऑन करते हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए कह देते हैं। आज की लड़ाई सामान्य नहीं है। जनता को बहुत जल्दी भ्रमित नहीं होना चाहिए, अपने नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा है वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही साबित होगा। सावधान दृष्टि जरूर रखें, सरकार के ऊपर समाज का दबाव होना चाहिए, लेकिन समाज हमेशा सरकार बदलने के अहंकार में रह करके कहीं अच्छी सरकार को हटा करके फिर पछताने वाला काम न करे, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद।